तो मैंने वहाँ एक ग्रीन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट नया नहीं था। तो जो एक्शन और एक्टिविटी एक्स्ट्रा करते हैं ड्यू टू इलेक्शन, उसके वजह से ग्रीन गैसेस पैदा होते हैं। ओके। अब वो ग्रीन गैसेस जो पैदा होते हैं वो हमारे क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको कैसे रोका जाए? जो गैस पैदा हुई अगर उसको हम ख़त्म करें तो एक तरह से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ इन्वायरमेंट को, तो ग्रीन इलेक्शन हो गया, इको फ्रेंडली इलेक्शन हो गया। विसावदर जो सिटी है वहाँ 17 बूथ थे, 17 पे भी हम लोगों ने पौधे बांटे। अमरेली के करीब 7 बूथ थे, वहाँ हर जगह 15 ग्रीन बूथ बनाए। वोटर आता था, वो अपना वोट डालता था, उसके बाद हम लोग उसे पौधा देते थे। अब वो पौधा ले जा करके लगाएगा, और जब उसको हम पौधा देते थे तो उसको एक गाइड ये करते थे कि भाई देखो, पौधा ले जाके लगाना बहादुरी नहीं है, इसको जतन करके इसको बड़ा करना और इसकी सेवा करना ये बहादुरी है। क्योंकि हमारे 2 बूथ में प्रिजाइडिंग अफसर ने जो कमेंट लिखे थे उससे ये नियमों के लाइट में जब उसका इवैल्यूएशन किया गया तो ये लगा कि हाँ, यहाँ रिपोल कराया जाना उचित है एज पर रूल। तो इसलिए उसका रिकमेंडेशन किया गया। समस्या कुछ जान के होती है, कुछ सिचुएशन बेस्ड होती है, बहुत समस्याएं होती हैं, और उसको टैकल करना देन एंड देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड में क्या वो बोल रहा हो, आप कैसे उसको जवाब दे रहे हो, और वो हंसने लगा। जैसे मैं दे तो सब हंसने लगे। हमने कहा भाई अगर ये ना होता तो आज अभी हम लोगों की ये दोस्ती नहीं होती। अब तो मिल गया ना, तो बस सब हंसने लगे, बात खत्म हो गई। વિસાવદર ચૂંટણી થોડા સમય પહેલા જ પતી છે। અત્યારે આપણી સાથે જે ગેસ્ટ છે આમ તો તે ઉત્તર પ્રદેશથી આવ્યા છે। એમનું નામ છે હીરાલાલ પટેલ। યુપી કોઓપરેટિવના તેઓ કમિશનર અને રજિસ્ટ્રાર છે। વિસાવદરમાં તેમને શું જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી તેના વિશે તેમની સાથે જ વાત કરીએ। स्वागत છે તમારું। थैंक यू, शुक्रिया। કેમ છો સર? थैंक यू, बढ़िया हूँ मैं। गुजराती सीखा कि नहीं आपने कुछ? गुजराती मैंने 21 दिनों में काफ़ी कुछ समझ पढ़ तो लेता हूँ। ओके। और बोलने में भी समझ गया हूँ करीब 50%। अगर मैं 1 आध महीना रहूँगा तो मैं पूरा गुजराती हो जाऊँगा। सबसे पहले सर दर्शकों को ये बताइए कि क्या आपकी जिम्मेदारी थी गुजरात में जो बाई इलेक्शन विसावदर के हुए, उसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है कि विसावदर में जो चुनाव हुआ बाई इलेक्शन में, उसमें जनरल ऑब्जर्वर था। जनरल ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी ये होती है कि चुनाव निष्पक्ष हो, न्यूट्रल हो, पीसफुल हो, और हंसी खुशी के माहौल में हो, एक उत्सव के माहौल में हो, और किसी को कोई तकलीफ ना हो, आदमी का एक नेचुरल फ्लो हो, कोई डर ना हो, कोई भय ना हो। यही हमारा बेसिक रोल है। और ये ऐसा हुआ, सभी लोग खुश हैं। जो जीता वो भी खुश है, जो हर सभी लोगों को एक प्रसन्नता है कि एक बहुत बढ़िया चुनाव हुआ, अच्छे माहौल में हुआ। ओके। तो आप ये पहली बार गुजरात आए थे या और उस रीजन में पहली बार आप गए या पहले आ चुके हैं? गुजरात में मैं अहमदाबाद कई बार आया, लेकिन उस रीजन में मैं पहली बार गया। और मैं 1 तारीख को आया था और आज 24 तारीख को मैं जा रहा हूँ। तो पहली बार आया और इतना लंबा रुका। तो वो जो विसावदर का क्षेत्र था वो खेती बाड़ी का क्षेत्र है, और चूँकि मेरा लगाव, मेरा भी पैतृक पेशा खेती बाड़ी ही है यूपी में, तो मैंने उस एरिया को स्टडी किया कि हमारे यूपी में किसान क्या करते हैं, यहाँ के किसान क्या करते हैं, वहाँ के किसानों की क्या परेशानी है, यहाँ की किसानों की क्या परेशानी है। तो मैं एक कंपैरेटिव स्टडी भी कर रहा था जी। और मुझे जो परेशानी वहाँ दिखी, मोटा मोटा यही दिखा। देखिए, खेती बाड़ी से लोग हट रहे हैं जी। अच्छे लोग खेती बाड़ी जिसमें भी थोड़ा सा पोटेंशियल है या जो कुछ कर सकता है, वो खेती से निकल करके शहर की तरफ आता है नौकरी की तलाश में, किसी धंधे की तलाश में। तो गांव में जो अच्छे लोग हैं, जो उनकी संख्या घटती जा रही है, जो खेती में इन्वॉल्व है। तो इस चीज़ को देखना है कि कैसे ये रुके। इसकी बारे में अगर मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है, खेती प्रॉफिट का सौदा नहीं रहा। हमारे यूपी में थोड़ी लैंड होल्डिंग भी कम है, तो जब लैंड होल्डिंग कम होती है तो प्रॉफिट और भी कम हो जाता है। तो इसको कैसे प्रॉफिट का बिजनेस बनाया जाए, कैसे प्रॉफिट का कारोबार बनाया जाए,
जिससे कि लोग जो माइग्रेट हो रहे हैं वो डीमाइग्रेट हों, गांव की तरफ आए। एक और भी दिक्कत है सामाजिक तौर पे, जैसे खेतीबाड़ी करते हैं, गांव में रहते हैं, तो जो नौजवान है उसकी शादी में भी दिक्कत आती है। शादी, लोग गांव में शादी करना नहीं चाहते, एक ये भी यहाँ पे समस्या है। और भी जो भी खेतीबाड़ी में खेत छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे भी पीढ़ी आगे बढ़ती है और आमदनी कम रहती है, उसकी वजह से भी लोग माइग्रेट ज़्यादा करते हैं। और क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया वहाँ पे? खेतीबाड़ी के अलावा फॉरेस्ट भी है, गिर फॉरेस्ट भी नज़दीक है, और नज़दीक ही बहुत सारे मंदिर है, उसके अलावा दरिया भी बहुत नज़दीक है। तो मैंने पूरे एरिया को घूमा, देखा, समझने की। जैसे जूनागढ़ में चारों तरफ हिल है, ग्रीनरी बहुत है, बहुत सारे आश्रम हैं, कई जगह पे मैं गया भी, नेचुरलिटी है। मुझे आदमी बहुत सज्जन लगे इस एरिया के। अच्छा, अच्छे इंसान हैं और सेवा भाव बहुत है। कोई भी गेस्ट आता है तो उसको बड़े, मैं चूँकि गेस्ट था और तो मेरे को भी वो चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ सेवा भाव है और सज्जनता अच्छी है। सौराष्ट्र तो वैसे जाना भी इसके लिए जाता है, मेहमान नवाजी के लिए। जी जी तो जी। ये बहुत अच्छी रही। और इस चुनाव में हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, क्योंकि बाई इलेक्शन था, तो जब जनरल इलेक्शन होता है तो चारों तरफ चुनाव ही चुनाव होता है। जूनागढ़ जिले में भी एक छोटे से पोर्शन में, विसावदर में, बेसान में और जूनागढ़ रूरल के एरिया में हो रहा था। तो जो टेम्पो बनना चाहिए इलेक्शन में, जिससे कि लोगों में एक जोश आए, अट्रैक्शन पैदा हो और वोटिंग परसेंटेज बढ़े, तो मैंने वहाँ एक ग्रीन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट नया नहीं था जी, क्योंकि जो पुराना पिछला पार्लियामेंट चुनाव हुआ तो मैंने वो 6 आनंदपुर साहब जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है जनपद रोपण की पंजाब में, वहाँ मैंने इसको लागू किया था। उसके बाद जो बम्बई में उपचुनाव मतलब जनरल असेंबली चुनाव हुआ, वहाँ भी मैं ऑब्जर्वर था, तो वहाँ भी मैंने इसको लागू किया। यहाँ मैंने 3rd टाइम लागू किया। तो लोगों को मैंने देखा कि इससे लोग अट्रैक्ट हुए, लोगों ने बहुत पसंद किया और लोगों में एक अच्छी जोश आई। तो एक नया काम मैंने यहाँ किया। तो अभी तक जो ये ग्रीन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, जिसको कि इको फ्रेंडली इलेक्शन भी कहते हैं, उसी का सिंप्लीफाइड नेम या इजी नेम या वाइडली वेल नोन ग्रीन शब्द, इको फ्रेंडली को ग्रीन शब्द से हमने इंट्रोड्यूस किया। तो ये भी लोगों ने काफ़ी अच्छा एक्सेप्ट किया और इसमें इंट्रोड्यूस किया और पार्ट लिया। तो उसमें क्या ग्रीन के मतलब क्या किया जाता था स्पेशली, कुछ चीज़ें जैसे? देखिए, ग्रीन का मतलब ये है, ग्रीन इलेक्शन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ग्रीन में क्या होता है। जब हम इलेक्शन करते हैं तो बहुत सारी एक्शन और एक्टिविटी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है इलेक्शन की वजह से। जैसे हम बूथ बनाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां प्रचार करती हैं। तो जो एक्शन और एक्टिविटी एक्स्ट्रा करते हैं ड्यू टू इलेक्शन, उसके वजह से ग्रीन गैसेस पैदा होते हैं। अब वो ग्रीन गैसेस जो पैदा होते हैं वो हमारे क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको कैसे रोका जाए? जो गैस पैदा हुई अगर उसको हम ख़त्म करें तो एक तरह से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ इन्वायरमेंट को, तो वो ग्रीन इलेक्शन हो गया, इको फ्रेंडली इलेक्शन हो गया। इसके लिए एक तो हम लोगों ने ये किया था कि जो मटेरियल हम यूज करते हैं चुनाव में, उसको हमने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज किया। हमारे 294 बूथ से हर जगह हम लोगों ने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज किया। तो जो प्लास्टिक यूज करते उसको रिप्लेस कर दिया। तो कलेक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा हम सब बायोडिग्रेडेबल से रिप्लेस करेंगे और उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया। मैं उनकी इस बात के लिए तारीफ़ करता हूँ। दूसरा ये है कि फिर हम लोगों ने फॉरेस्ट विभाग से बात करके बूथ पर पौधे दिलवाए। ये था संभव, हर जगह तो नहीं पहुंच सका क्योंकि बाई इलेक्शन था और अचानक ये बात हुई तो पौधों की शॉर्टेज या जो भी बातें थी। लेकिन हम लोगों ने जैसे विसावदर जो सिटी है वहाँ 17 बूथ थे, 17 पे भी हम लोगों ने पौधे बांटे। अमरेली के करीब 7 बूथ थे, वहाँ हर जगह 15 ग्रीन बूथ बनाए। वोटर आता था, वो अपना वोट डालता था, उसके बाद हम लोग उसे एक पौधा देते थे। अब वो पौधा ले जा करके लगाएगा और जब उसको हम पौधा देते थे तो उसको एक गाइड ये करते थे कि भाई देखो, पौधा ले जाके लगाना बहादुरी नहीं है, इसको जतन करके इसको बड़ा करना और इसकी सेवा करना ये बहादुरी है। ट्री प्लांटेशन कोई बहादुरी का काम नहीं है।
ट्री सर्वाइवल बहादुरी का काम है। तो इसको जतन करना पड़ेगा और इसमें केयर करना पड़ेगा जिससे वो पौधा बड़ा हो और हमारा जो पर्पज है वो हल है। तो ये कि बहुत अच्छा मैसेज गया और इसकी न्यू गुजरात में जैसे पंजाब में न्यू पड़ी, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में न्यू पड़ी, यहाँ भी इसकी न्यू पड़ गई है। ओके। जब कहीं पे भी इलेक्शन होता है सर, तो वहाँ पे इलेक्शन की वजह से कई लोग नाराज रहते हैं, कई लोग खुश रहते हैं, और हमेशा चुनाव आयोग की ऑब्जर्वर इसको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ये सारी बातें होती रहती है। तो इस टाइम पे आप कैसे वहाँ पे काम करते हैं, थोड़ा लोगों को भी समझ में आए। देखिए, अगर आप जो आपका रूल्स है और जो आप रेगुलेशंस है उसी को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। जो नियम है वो है और वो लागू होना चाहिए तो होना चाहिए। तो अगर आप अलर्ट हैं, सक्रिय हैं और चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि सबको पता है। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर साहब एक्टिव हैं, घूम रहे हैं, जनता से फीडबैक ले रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मैं 21 के 21 दिन रोज़ घूमता था, आम जनता से मिलता था, मीडिया से मिलता था, सबसे बात करता था, पूछता था। यही मेरी ड्यूटी है, टू ऑब्जर्व करने के। मैंने वहाँ पत्रकार गणों से भी बात किया, वहाँ जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उनसे बात किया, BLO से बात किया, जोनल अफसर से बात किया, इन्वायरमेंट डे पे काफ़ी लोगों से बात किया, वहाँ के जो आश्रम्स हैं उनके लोगों से भी बात किया, उनसे भी ग्रीन इलेक्शन के बारे में बात किया। तो मुझे जो फीडबैक मिलता गया, जब आपके पास डेटा होता है ना, तो फिर डेटा से आप चीज़ों को कैलकुलेट करके अपनी चीज़ों को करेक्टली लागू कर सकते हैं। तो मैं लगातार घूमता रहा, ऑब्जर्व करता रहा, इंटरेक्ट करता रहा और बहुत बढ़िया चुनाव हुआ इस वजह से। 2 बूथ पे आपने बताया कि फिर से भी हुआ था पोलिंग, तो उसके बारे में वो डिसीजन कैसे लेना होता है? लोग भी इसके बारे में हमेशा सवाल करते रहते हैं कि भाई यहाँ पे होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो डिसीजन कैसे लिया जाता है? देखिए, ऐसा है कि जो ये बहुत सिंपल है और सबको पता है कि डिसीजन ये होता है, कैसे होता है। एक्चुअली इलेक्शन के दिन इलेक्शन के दिन जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है, इलेक्शन का सर्वे सर्वा उस बूथ का वो होता है। तो कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, किसी बूथ पे कोई दिक्कत हो गई, तो सबसे पहले हम लोग उसके कमेंट को देखते हैं, किसके? प्रिजाइडिंग अफसर के, उस बूथ के। अगर उसने कुछ ऐसे इंसिडेंट का जिक्र किया है तो उसकी गंभीरता को देखा जाता है। बिल्कुल। और गंभीरता को देखने के आधार पे ही डिसीजन लिया जाता है जी। और ये डिसीजन बड़ा सोचा समझा, फैक्ट, फिगर, सिचुएशन सब चीज़ें होती हैं। तो चूंकि हमारे 2 बूथ में प्रिजाइडिंग अफसर ने जो कमेंट लिखे थे, उससे ये नियमों के लाइट में जब उसका इवैल्यूएशन किया गया तो ये लगा कि हाँ, यहाँ रीपोल कराया जाना उचित है एज पर रूल। तो इसलिए उसका रिकमेंडेशन किया गया और ये रिकमेंडेशन RO प्लस ऑब्जर्वर दोनों की बाकायदे उससे रिकमेंडेशन दोनों की होती है। कुछ भी हो तो एक पक्ष जो होता है वो नाराज तो रहता ही है, जहाँ पे भी जो भी कंप्लेंट आए या कोई भी रिक्वेस्ट आए, तो उसको कैसे टैकल करना होता है फिर? देखिए, कहीं भी कोई व्यक्ति नाराज होता है तो नाराजगी का कारण क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नाराजगी का कारण कभी कभी जान के भी होता है और कभी कभी अनजाने में होता है। ऐसे कल ही मीडिया रूम में हमारे थोड़ी देर के लिए नेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई जी। तो टेक्निकल प्रॉब्लम। तो हमारे मीडिया के लोग हमसे शिकायत किए। तो ये मुश्किल से शिकायत आधा घंटा उसको रेक्टिफाई करने में लग गया। अब वो एजिटेटेड हो गए, मेरे सामने ये इशू आया तो बताया, हमने कहा अब तो नॉर्मल है ना। तो हमने कहा देखिए, इसे एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। कम से कम इसी बहाने हमारी आपकी मुलाकात हुई, आप मेरे दोस्त बने। अगर ये प्रॉब्लम ना आती ना आप मेरे पास आते, ना हमारा आपका परिचय होता, ना हमारी आपसे दोस्ती होती। तो सब हंसने लगे। तो देखिए, समस्या कुछ जान के होती है, कुछ सिचुएशन बेस्ड होती है, बहुत समस्याएं होती हैं और उसको टैकल करना
देन एंड देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड में क्या वो बोल रहा हो, आप कैसे उसको जवाब दे रहे हो, और वो हंसने लगा। जैसे मैं दे तो सब हंसने लगे। हमने कहा भाई अगर ये ना होता तो आज अभी हम लोगों की ये दोस्ती नहीं होती। अब तो मिल गया ना, तो बस सब हंसने लगे, बात खत्म हो गई। तो जो समस्याएं होती हैं उसको उस समय कितना आपका जवाब सटीक है और कन्विंसिंग है, और वो मतलब फोर्सफुल नहीं है, वो मतलब अपीलिंग होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने जो उदाहरण दिया, सब थोड़ी देर में पूरा हाल हंसने लगा, और सब जो टेंशन वाला माहौल था एक हंसी खुशी माहौल में बदल गया। ये बुक हमने यहाँ पे रखी है, ડાયનેમિક ડીએમ करके बुक है इनकी। ગુજરાતીમાં એનું अनुवाद થયું છે, કુમુદ વર્માએ अनुवाद કર્યું છે, RR सेठ प्रकाशन છે। અને सर बुक के बारे में बताइए थोड़ा कुछ, और गुजराती में भी, गुजराती में अनुवाद का कब सोचा? देखिए ऐसा है कि ये जो किताब है मेरी, इसका जो है गुजरात से और अहमदाबाद से बहुत बड़ा लगाव है। अच्छा। इसका बहुत बड़ा कारण है, जब मैं कलेक्टर बांदा से हटा तो हमने किताब लिखने को सोची। तो मुझे किताब लिखने का बहुत अनुभव नहीं था, दिस इज माय फर्स्ट बुक। ओके। तो मैं इसके लिए राइटर ढूंढ रहा था, क्योंकि किताब लिखना एक आर्ट है, एक कला है। ये देखने में आसान लगता है लेकिन ये है नहीं। आप एक किताब लिख लोगे तो आपको अनुभव हो जाएगा, तो अनुभव के आधार पे आप लिख सकते हो, लेकिन पहली किताब लिखना बहुत डिफिकल्ट। तो मैंने घोस्ट राइटर लिया, लिखा, उसको पैसे भी पेमेंट कुछ किया, वो जमा नहीं मेरे को। तो मैं ढूंढ रहा था कि कोई मेरी इसमें हेल्प कर दे जी। तो अहमदाबाद में एक अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल चलाते हैं उमाशंकर यादव जी, उनके मैं टच में आया ऑनलाइन। ओके। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, एक कुमुद वर्मा जी हैं और मैं उनसे बात करता हूँ, वो किताब लिखती हैं। तो कुमुद वर्मा जी से हमारी बात हुई और मैंने उनको मटेरियल भेजा। तो उन्होंने इस किताब का फ्रेम, जो कहते हैं ना फ्रेम सेट करना, अब उन्होंने फ्रेम सेट किया बराबर। और मैं कुमुद वर्मा जी को नहीं जानता था। कुमुद वर्मा जी IIM में प्रोफेसर, IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर संजय वर्मा जी उनकी वाइफ हैं। वो किताब लिखी तो उनको अनुभव था। अब वो जब बन गया तो अब उसमें जो फिल इन द ब्लैंक करना है, वो फैक्ट है, फिगर है, और क्या किया वो लिखना था, वो केवल मेरे पास है। या तो डॉक्यूमेंट के रूप में, पेपर कटिंग के रूप में, या आइडिया के रूप, सब कुछ मेरे पास था। तो मैंने उसको फिर एक एक करके उस फ्रेम को भी जहाँ हुआ मॉडिफाई किया और लिखा। तो इस तरह से हम दोनों लोगों ने ये किताब लिखी, पहले हिंदी में बराबर, और प्रभात प्रकाशन बहुत बड़ा प्रकाशन है हिंदी का, दिल्ली का, उसने हिंदी में छापा। फिर उसको ट्रांसलेट किया उसने इंग्लिश में, तो हिंदी इंग्लिश तो प्रभात ने। अब ये हुआ कि कुमुद वर्मा जी हैं और अहमदाबाद की हैं, और गुजरात बहुत बड़ा गुजरात है जी। तो ये हुआ कि इसको गुजराती में भी किया जाए। हाँ। तो मुझे उमाशंकर यादव जी ने, जो फाउंडर हैं अहमदाबाद इंटरनेशनल, उन्होंने कहा कि यहाँ का सबसे बड़ा प्रेस मतलब ये प्रकाशक है RR सेठ। तो उनसे बात हुई, उन्होंने इसको ट्रांसलेट करवाया। ओके। और फिर ट्रांसलेट करके उन्होंने छापा। तो ये 3 लैंग्वेज में है, हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती। तो क्या लोगों को इसमें पढ़ने को मिलेगा, क्या कुछ संक्षिप्त में बता सकते? देखिए ये क्या है, ये गवर्नेंस बेस्ड किताब है जी। क्या, जैसे हम लोग कलेक्टर होके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, गवर्नेंस करते हैं, और गवर्नेंस को अच्छा करके गुड गवर्नेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो जब मैं वहाँ कलेक्टर था, वहाँ पानी की बहुत सारी समस्या थी। गांव में पानी की समस्या की वजह से लोगों की शादियां नहीं होती थी, कि उस गांव में पानी कौन शादी करेगा कि लड़की पानी नहीं है। तो हमने पानी की समस्या हल की, उसको मैंने लिखा इसमें। माइल न्यूट्रिशन की समस्या थी, उसको दूर किया। पेड़ लगाओ की जगह पेड़ जियाओ अभियान चलाया। ठीक है, जिससे कि पेड़ लगाने में बहादुरी नहीं है, पेड़ को जिंदा रखना। बराबर। इसी तरह से 2019 के चुनाव में मैं वहाँ RO भी था, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर भी था जी। तो मैंने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का एक कैंपेन चलाया, और उस कैंपेन में मेरा 10.5% वोटिंग बढ़ा, पूरा रिकॉर्ड है यूपी में। ओके। तो ये जितने हमने अच्छे काम किए थे,
वुमन डेवलपमेंट में, स्टूडेंट डेवलपमेंट में, किसान की इनकम बढ़ाने में, उनको जो जैसे जैसे किया था उसी को केस स्टडी के रूप में विथ प्रूफ चैप्टर वाइज मैंने इसमें लिखा है। इसी वजह से ये किताब बड़ी पॉपुलर है। ओके। पॉपुलर इसलिए वजह से है क्योंकि आदमी सोचता है पानी की समस्या कैसे दूर होगा, वो थियरी इधर उधर, और जब ये पढ़ता ऐसे 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 ये किया और समस्या दूर हो गई, और वो उससे वो कोरिलेट करता है क्योंकि हमने किया है, वो सब वो जानते हैं। तो इस वजह से काफ़ी पॉपुलर रही। दैनिक जागरण ने जो 20 पुस्तकों पॉपुलर पुस्तकों को छापता है, पिछले 3 साल से हमारी इस पुस्तक को उसमें वो छाप रहा है। ओके। और 15,000 से ज़्यादा हार्ड कॉपी इसकी बिक चुकी है। जी। और गुजरात आप आए तो केसराम खाए कि नहीं आपने? नहीं, केसराम तो रोज खिला रहे थे, वहाँ खा रहे थे। अच्छा। काफी टेस्टी है और यहाँ का वो ब्रांड है। ब्रांड तो है ही। हाँ, ये बताते हैं कि यहाँ से उसका एक्सपोर्ट भी होता है। अच्छा। खाने में क्या पसंद आया आपको सबसे ज्यादा? खाने में तो यहाँ मुझे खाना बहुत सादा है। हाँ। और छाछ रोज सुबह शाम यहाँ का ब्रांड है। हाँ। जैसे हमारे यूपी में छाछ जो है, हाँ। ऐसा नहीं है। यहाँ तो अगर छाछ आप सुबह शाम नहीं देंगे, हाँ, तो सामने वाला बुरा मान जाए। खाने के बाद छाछ तो चाहिए ही। और खास तौर पे सौराष्ट्र में एक बड़ा पतीला रख देते हैं। हाँ। मुझे एक चीज यहाँ और बहुत अच्छी लगी, ये जो काऊ डेयरी है, हाँ, गोपालन का जो यहाँ सिस्टम है, काफी डेयरियां मुझे देखने को मिली। जी। और गिर गाय कहीं 150, कहीं 200। जी। ये यहाँ बहुत अच्छा काम मुझे देखने को मिला। और ये सबके लिए अच्छा है जी, मनुष्य के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, इकोलॉजी के लिए। हाँ। तो ये एक मतलब मेरे लिए नई चीज थी जिस स्केल पे। जी। और यहाँ बहुत सारे आश्रम, हर आश्रम में मुझे डेयरी मिला, और उस डेयरी की उस आश्रम में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो रिस्पेक्ट बहुत है डेयरी का, और ये बहुत अच्छी चीज है। धन्यवाद, आप यहाँ आए, हमसे मिले, सोमान के साथ आपने बातचीत की। फिर से मुलाकात बिल्कुल होगी, गुजरात में आप आएंगे, और ना हम यूपी आ जाएंगे बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, तो वहाँ पे आपसे मिलेंगे। तो बस आज रीते नवा મહેમાનો સાથે મુલાકાત કરતા રહીશું, તેમની સાથે વાતચીત કરતા રહીશું। જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। તમારા જે કંઈ પણ અભિપ્રાય હોય તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। ધન્યવાદ। થેન્ક યુ।